दिस इज सुपर कूल एंड सुपर इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या ये वीडियो, तो यहां पर मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप लोग एक ऐसा वेबसाइट बिल्ड करके डिप्लॉय करना चाहते हैं जिसपे लाखों करोड़ों यूजर मंथली आए? तो ऐसा आप लोगों का भी सपना होगा कि आप लोग भी ऐसा वेबसाइट डिप्लॉय कर सकें। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो वो वेबसाइट है वो पहले या दूसरे दिन के अंदर ही क्रैश कर जाए, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक वो झेलने के काबिल ही नहीं होगा। तो यहां पर जब आप लोगों का वेबसाइट क्रैश कर जाएगा तो आप उसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे? आप लोग वहां पर कोई महंगा सर्वर वापस से खरीदेंगे जिसके अंदर ज्यादा पे करना होगा, ज्यादा पावरफुल सर्वर होगा। लेकिन यहां पर यह भी सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर हो सकता है कि और ज्यादा ट्रैफिक आए तो आप लोगों का वो वाला सर्वर भी काम ना करे। तो यहां पर एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर क्या सॉल्यूशन है? यहां पर सॉल्यूशन ये होगा कि यहां पर मान लीजिए एक कंप्यूटर नहीं है, आप लोगों का दो कंप्यूटर है। मान लीजिए दो कंप्यूटर नहीं है, तीन कंप्यूटर है। तो यहां पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, मतलब तीन है, चार है कंप्यूटर, मान लीजिए तीन कंप्यूटर है। तो यहां पर तीन कंप्यूटर हो, जो कि बहुत ज्यादा महंगा होने का जरूरत नहीं है, मिड रेंज का सर्वर हो तब भी चलेगा। तो यहां पर वो जो सर्वर है वो तीन सर्वर है, तीन अलग अलग सर्वर है। लेकिन वो क्या करता है कि वो जो ट्रैफिक आता है, जो लोड आता है, उसको आपस में बांट लेता है। तो यहां पर चांसेस ये रहता है कि अगर मान लीजिए कि आपका एक सर्वर डाउन हो भी जाता है तो दूसरा सर्वर चालू है, तो उसके कारण आप लोगों के यूजर को डाउन टाइम फेस करने को नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों का दूसरा सर्वर जो है वो संभाल लेता है। तो यहां पर क्या ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, एन नंबर ऑफ सर्वर का इस्तेमाल करें और यहां पर हम लोग डिप्लॉय करें उसके मदद से? तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यहां पर अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि हम लोग ये कैसे करेंगे। एक सर्वर से अगर मैं होस्ट करूं तो मैं तो उसको एक डोमेन लिंक से, एक से डोमेन से लिंक कर पाऊंगा। तो यहां पर मैं तीन अलग अलग सर्वरों को कैसे करूंगा मैनेज? कैसे मैं तीनों को एक ही डोमेन नेम पर पॉइंट कराऊंगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसा पॉसिबल है, वो भी क्यूबरनेटिक्स के मदद से। तो क्या आप लोगों को क्यूबरनेटिक्स समझ में आता है, या फिर आप लोगों ने पहले क्यूबरनेटिक्स किया है? समझ में आता है? सवाल आप लोगों से है। आप लोग क्यूबरनेटिक्स आई गेस नहीं समझ में आता होगा, मुझे भी नहीं समझ में आता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग यहां पर क्यूबरनेटिक्स के अंदर एक वेबसाइट डिप्लॉय करें। तो यहां पर हम लोग वही चीज आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग क्यूबरनेटिस की मदद से अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को सर्वर्स का जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर सर्वर्स के लिए मैं यहाँ पर डिजिटल ओशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर फर्स्ट साइन अप पे कुछ क्रेडिट मिला है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बाय द वे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोग किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल ओशन के अंदर हम लोग को एक क्यूबरनेटिस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्यूबरनेटिस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो यहां पर इसको सेटअप करने के लिए हम लोग को यहां पर सबसे पहले अपना डेटा सेंटर का लोकेशन चूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बैंगलोर सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद जो वर्जन दिया है वो यहां पर रहने देते हैं। उसके बाद यहां पर मैक्स टू मैक्स 3 ड्रॉपलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर नोड पूल नेम है तो यहां पर मैं स्प्रिंट दे देता हूं। और यहाँ पर बाय द वे नोड हम लोग एक कंप्यूटर को कहते हैं, जो कंप्यूटर का नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं तो उसको ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिक नोड को बेसिक नोड ही रहने देंगे। उसके बाद सबसे मिनिमम वाला प्लान हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 नोड क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि $36 पर मंथ का यहाँ पर कॉस्टिंग आएगा। तो यहाँ पर आवर के हिसाब से कॉस्टिंग होता है। तो आप लोग यहाँ पर सीखने के बाद अपना डिलीट कर दे ताकि आप लोग का कॉस्टिंग ज़्यादा ना बने। और ध्यान रखें जितना आप लोगों को क्रेडिट मिला है उसी के हिसाब से इस्तेमाल करें इसका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो जो दिया वो रहने देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि हम लोग क्यूबरनेटिक्स का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जा करके क्लाइंट्स वगैरह को इंस्टॉल कर लें। तो और उसके बाद यहाँ पर डॉक्स-सीटीएल को इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर डॉक्स-सीटीएल पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर गिटहब डाउनलोड लिनक्स मैक ओएस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितना भी स्टेप्स दिखा रहा है उसको हम लोग सारा को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर बाय द वे हम लोग लिनक्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लिनक्स में ये सारा चीज़ करना ईजी रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आएंगे अपने ब्राउजर के अंदर और इंस्टॉल WSL आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा कि विंडोज़ के अंदर लिनक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोग लिनक्स ही इस्तेमाल करते हैं एज ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर WSL का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह का उबंटू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया है आप लोग स्टेप बाय स्टेप जितना कमांड है उसको कॉपी करें और पेस्ट करें। और बाय द वे यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट ए डिजिटल ओशन API टोकन आप लोग को क्लिक करके क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा
तो यहाँ पर आप लोगों को एक API टोकन क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर स्टेप्स बताया गया कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो वो स्टेप्स देख के आप लोग टोकन क्रिएट कर लें। और यहाँ पर नीचे जब ये सारा कमांड आप लोग मारेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को अपना टोकन पुट करना पड़ेगा, तो वो पुट कर देंगे तो आपका कंप्यूटर रीड और राइट के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, यानी कि आपके सर्वर के अंदर वो रीड राइट करने में एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मदद से आप लोगों को docsctl को पूरा सेटअप कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को kubectl को इंस्टॉल करना है। kubectl आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर Kubernetes ऑफिशियल क्लाइंट के अंदर हम लोग जाएंगे। तो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर kubectl इंस्टॉल करने के लिए हम लोग Kubernetes kubectl इंस्टॉल, तो यहाँ पर आप लोग इंस्टॉल टूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर kubectl का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो आप लोग सेलेक्ट करके आप लोग उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर पता नहीं अभी क्यों नहीं खुल रहा है, आप लोग वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आप लोग का kubectl इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर सारा सब कुछ सेटअप किया हुआ है। वो सब करने के बाद आप लोग का docsctl kubectl सब इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करके अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इसको पेस्ट करना। उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको कॉपी करके अपने कमांड प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, यानी कि उबंटू टर्मिनल जो आप लोगों का WSL से मिला उसके अंदर पेस्ट करना और आप लोगों को उसके बाद ये चीज़ देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप लोग सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ये करके चेक कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पर सारा चेक कर लिया, मेरा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर kubectl गेट नोड्स, यानी कि हम लोग का 3 सर्वर यहाँ पर जो हम लोग ने 3 नोड क्रिएट किया था वो हम लोग को इसके मदद से एक्सेसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को 3 नोड अपना दिखा दिया, यानी कि हम लोग का जो 3 कंप्यूटर था वो अब सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोगों को एक कंप्यूटर दिया जाता है और उसके पीछे नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर रहता है। हम लोग एक कंप्यूटर से बात करते हैं कि मुझे ये वाला वेबसाइट डिप्लॉय करना है, ठीक है, मुझे ये वेबसाइट चाहिए, मेरा ये वेबसाइट होस्ट कर दो। अब तुम जानो कि कैसे तुम मैनेज करोगे। तुम अपना पीछे में जो भी नोड बनाना है, यानी कि जितना भी सर्वर यूज़ करना है यूज़ कर लो। तो यहाँ पर हम लोग 3 सर्वर का इस्तेमाल करें। तो जिस कंप्यूटर से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उसको मास्टर नोड कहा जाता है और उसके पीछे जितना भी नोड रहता है वो सारा नोड सर्व करने के अंदर मदद करता है, यानी कि सारा जो भी ट्रैफिक आता है वो आपस में बांट लेता है। तो इस मास्टर नोड जो कि हम लोग का यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोगों ने ये कमांड दिया kubectl गेट नोड्स, तो यहाँ पर जो जिसके मदद से हम लोग सारे नोड्स को, जो इसके पीछे के अंदर सारा नोड है तो जिसके मदद से हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं वही हम लोग का मास्टर नोड है। यानी कि ये जो टर्मिनल हम लोग का खुला हुआ है तो ये जिस चीज़ का टर्मिनल है वही हम लोग का मास्टर नोड है, यानी कि मास्टर कंप्यूटर है जो सारे बैकएंड के नोड को मैनेज करेगा। तो इसको ही हम लोग बोलेंगे कि मेरा ये वेबसाइट डिप्लॉय कर दो। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर Kubernetes क्या करता है कि Kubernetes आप लोगों को एक कंप्यूटर प्रोवाइड करता है जिसको मास्टर नोड कहा जाता है और उसके पीछे बहुत सारा कंप्यूटर का नेटवर्क रहता है जो कि आपके ट्रैफिक को झेलता है। आप उसके पीछे वाले नोड से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप लोग सिर्फ मास्टर नोड जो कि कंप्यूटर आप लोगों को दिया गया जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसी से आप लोग बात करेंगे, उसी से आप लोग कहेंगे कि हम मेरा ये वेबसाइट डिप्लॉय कर दो और वो आप लोगों को क्या करेगा कि आपका जितना भी बैकएंड का नोड है उस पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारे ट्रैफिक को। तो आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर ये हम लोग जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जिसके थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग का मास्टर नोड है और वही हम लोग का कमांड सुनने वाला। और यहाँ पर बैकएंड के अंदर यहाँ पर 3 सर्वर है, ये 3 सर्वर ये सारे वेबसाइट को मिल करके होस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मास्टर नोड हो गया और यहाँ पर हम लोग का बैकएंड का ये 3 नोड हो गया। आप लोग जितना नोड चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग उसको ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं कि आप लोग का ट्रैफिक जब बढ़े तो वो वापस से अपने आप इंक्रीज हो जाए। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं, कमांड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं डिप्लॉय करने के लिए हम लोग का वेबसाइट। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से कुछ कमांड देखते हैं और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग कुछ इस तरीके का वेबसाइट डिप्लॉय करें, वो भी Kubernetes की मदद से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला कमांड देखेंगे और वो है kubectl गेट नोड्स। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को 3 तो नोड दिखा रहा है जो कि हम लोग का सर्वर है जो कि आपस में कनेक्टेड है और ये तीनों सर्वर जिंदा है जो कि हम लोग का मतलब यूजर जब भी रिक्वेस्ट करेगा तो उसका रिस्पांस देगा ये तीनों सर्वर। तो यहाँ पर 3 नोड यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 नोड वही सेम नोड यहाँ पर भी देखने को हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड से पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि Kubernetes के अंदर अगर आप लोग कोई भी चीज डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉकर इमेज का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर वो डॉकर इमेज क्या करेगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएगा, उसके अंदर सारा फाइल्स डालेगा, उसके बाद होस्ट कर देगा। तो यहां पर बस इतना ही काम है। तो हम लोग क्या करना है, यहां पर लिखना है kubectl रन और उसके बाद हम लोग को अपना जो कंटेनर होने वाला है उसका नाम देना है। तो यहां पर हम लोग नाम दे देते हैं न्यू ng और उसके बाद हम लोग को अपना इमेज बताना है। तो यहां पर डैश इमेज और इमेज के बाद हम लोग का जो इमेज का नाम होने वाला तो हम लोग यहाँ पर nginx का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एंटर।
तो यहाँ पर हम लोग का पॉड क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग का जो भी नोड रहता है उसके अंदर पॉड स्टोर रहता है और उस पॉड के अंदर कंटेनर वगैरह प्रेजेंट रहता है। तो आप लोग पॉड वगैरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने कमांड्स की मदद से। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्यूब, हम लोग का यहाँ पर एक पॉड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्यूब CTL, इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर है, क्यूब CTL गेट पॉड्स। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एक पॉड है, पॉड मतलब एक कंटेनर है जो कि अभी रनिंग स्टेटस पे है और हम लोग का प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। अब हम लोग को देखना है कि ये वाला जो पॉड है ये तीनों में से किसी एक सर्वर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सेम कमांड लिखेंगे और -o और वाइड। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो ये वाला पॉड है न्यू NG, और ये वाला पॉड किसके अंदर प्रेजेंट है, ये हम लोग का स्प्रिंट और FY यहाँ पर जो भी लिखा है। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंट FI यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट है, हमारा जो हमारा पॉड है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि अब हम लोग को यहाँ पर मेनली डिप्लॉय करना है कि मेनली क्या डिप्लॉय करना है, हम लोग का ये जो वेबसाइट है वो भी क्यूबरनेटिक्स की मदद से। और बाय द वे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पॉड के पास, हर पॉड के पास अपना एक IP एड्रेस होता है, मतलब कि एक लोकल IP होता है। बस समझ लीजिए कि उसके पास एक एड्रेस होता है जिसकी मदद से वो अपना शेयरिंग वगैरह करता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ पर एक पॉड कुछ इस तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को इस तरीके से काम नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब CTL डिलीट लिखेंगे, डिलीट पॉड, और यहाँ पर पॉड का नाम, तो पॉड का नाम हम लोग का क्या है, न्यू NG, यहाँ पर न्यू NG और यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पॉड डिलीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर गेट पॉड करेंगे तो यहाँ पर कोई पॉड प्रेजेंट नहीं है। अब यही सारा पॉड बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर बहुत सारा पॉड क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग का तीनों नोड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग 10 पॉड बनाते हैं तो 3 पॉड इसके अंदर आया, 4 पॉड इसके अंदर आया, उसके बाद 3 पॉड इसके अंदर आया, तो इस तरीके से सारा पॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिसका एक अपना अपना IP एड्रेस रहेगा। तो होगा क्या कि जब भी हमारे यूजर हमारे वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि हम लोग का जितना भी पॉड्स प्रेजेंट है और वो जो अलग अलग हमारा नोड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो जो पॉड है वो हम लोग को रिप्लाई करेगा कि ये लो वेबसाइट। तो यहाँ पर वो 10 पॉड में से कोई एक पॉड रिप्लाई करेगा यूजर को, क्या रिक्वेस्ट, जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वेबसाइट दो, तो कोई एक पॉड एज अ रिप्लाई भेजेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को बहुत सारा पॉड क्रिएट करना है, यानी कि 10 पॉड क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे एक एक करके नाम तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग नैनो, मेरे यहाँ पर पहले से फाइल बना हुआ है न्यू ng.yaml। तो यहाँ पर .yaml फाइल के अंदर ही हम लोग को सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है कि कितना पॉड चाहिए, कौन सा इमेज यूज़ करना है, क्या सर्विस यूज़ करना है, सब कुछ हम लोग को यहाँ पर इसके अंदर बताना होता है। तो मेरा यहाँ पर पहले से ये फाइल बना हुआ है, तो मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस फाइल के अंदर बहुत कुछ प्रेजेंट है, तो API वर्जन V1, फिर मेटा डेटा, फिर नेम, माई nginx सर्विस। तो यहाँ पर ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ये सारा चीज़ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं यहाँ पर ये फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मेन चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम लोग अपना माई nginx SVC के नाम से इसको डिप्लॉय करें। तो यहाँ पर आप लोग नाम चेंज भी कर सकते हैं। बाय द वे ये वाला फाइल है वो मुझे इंटरनेट से मिला है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, तो मैं ये फाइल आप लोग प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर नाम आप लोग दे दिया कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करवाइएगा। उसके बाद ऐप का नाम जो है वो आप लोग nginx होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर SPEC स्पेक, और उसके बाद टाइप लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर आप लोगों का जितना भी नोड है उसके अंदर पॉड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जब भी रिक्वेस्ट आता है तो उसमें से किसी एक के अंदर से रिक्वेस्ट का आंसर करता है। तो लोड बैलेंसर का ही काम है ये सारे चीज़ों को मैनेज करना और हम लोग को एक पब्लिक IP देना जिसके मदद से हम लोग अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर लोड बैलेंसर, और उसके बाद पोर्ट बताना है कि किस पोर्ट पे चाहते हैं। तो हम लोग पोर्ट 80 पे चाहते हैं, और हम लोग का ऐप nginx सेलेक्टर ऐप nginx, मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग का ऐप है, जो भी ऐप है तो उसका नाम यहाँ पर nginx के नाम से जितना भी पॉड्स प्रेजेंट है, मतलब हम लोग पॉड्स क्रिएट कर रहे हैं जितना भी, उसके अंदर ऐप जिसका नाम nginx है वो सारे पॉड्स को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से बता रहे हैं। अब उसके बाद नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर रेप्लिकास 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉड्स है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, उतना नंबर ऑफ पॉड्स क्रिएट हो जाएगा, और वो पॉड्स आप लोगों का 3 जो 3 नोड्स है उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो मोटे तौर पर बात यही है कि यहाँ पर 2 चीज़ हो रहा है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, सर्विस क्रिएट हो रहा है। सर्विस लोड बैलेंसर है, और लोड बैलेंसर ही क्या करता है, तीनों को मैनेज करता है, तीनों नोड्स के, उसके बाद रिप्लाई करता है, और आप लोगों का डिप्लॉयमेंट्स के अंदर आप लोगों का जितना भी पॉड्स वगैरह है वो सारा क्रिएट होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप लोग इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग का मेरा तो यहाँ पर पहले से फाइल बना, मैं यहाँ पर फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो हम लोग को लिखना है क्यूब CTL, उसके बाद -f अप्लाई -f, और उसके बाद जो है वो हम लोग को अपना जो न्यू ng.yaml फाइल है वो हम लोग को बताना पड़ेगा। तो न्यू ng.yaml, यहाँ पर एंटर।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग का सर्विस माई एनजिनक्स एसवीसी क्रिएटेड, तो हम लोग का एक सर्विस क्रिएट हुआ है और यहाँ पर एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का क्या क्या क्रिएट हुआ है। तो kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स और यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स के अंदर देखिए हम लोग का माई एनजिनक्स क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पॉड्स दिखा रहा है 4x4। और हम लोग यहाँ पर अपना सर्विस चेक कर सकते हैं kubectl गेट सर्विसेज। तो यहाँ पर देखिए माई एनजिनक्स सर्विसेज और यहाँ पर अभी एक्सटर्नल आईपी पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर लोड बैलेंसर जो है वो क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़े टाइम बाद हम लोग को एक्सटर्नल आईपी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके मदद से हम लोग अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कोडिंग प्रोजेक्ट के अंदर आऊँ तो यहाँ पर एक क्रिएट हो रहा होगा हमारा अभी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का लोड बैलेंसर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। लोड बैलेंसर भी एक तरह का मशीन होता है जो तीनों चीज़ को मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी दिखा रहा है प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पर इसको क्रिएट होने का टाइम लगता है, तो क्रिएट होने देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग कितना पॉड्स प्रेजेंट है और वो किस किस के अंदर गया है, मतलब किस किस नोड के अंदर है। तो kubectl गेट पॉड्स और उसके बाद हम लोग -o और वाइड। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का अलग अलग नोड का नाम यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर ये 4 पोर्ट, ये 3 जो हमारा सर्वर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए यही सर्वर के अंदर है, यही सर्वर के अंदर है, यही सर्वर के, मतलब 2 एक के अंदर है और 2 जो है वो दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर पॉड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट पूरा हो चुका है। बस हम लोग को इंतजार करना है यहाँ पर एक एक्सटर्नल आईपी का। तो वापस से चेक करते हैं हम लोग kubectl गेट सर्विसेज और यहाँ पर अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर प्रोग्रेस बार चेक करते हो तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है हमारा जो लोड बैलेंसर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर वापस से आते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो सर्विस है उसके अंदर कुछ आईपी दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये अभी भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये क्रिएट हो चुका है। एक बार वापस से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो लोड बैलेंसर तो क्रिएट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो चुका है और हम लोग को यहाँ पर एक आईपी भी देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर जल्दी से कॉपी करते हैं और यहाँ पर न्यू टैब के अंदर आ करके इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने क्यूबरनेटिक्स की मदद से एक वेबसाइट डिप्लॉय कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग का जो एनजिनक्स का बेसिक वेबसाइट है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि मैंने ट्राई किया और ये हो भी गया। तो चलिए यहाँ पर अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि अब सारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय किस तरह से करना है, सब कुछ खत्म कर कैसे करना है इसके अंदर, ताकि आप लोगों का कोई मनी जो एक्स्ट्रा चार्ज हो, मतलब टाइम के हिसाब से, वो ना हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे kubectl डिलीट, एक काम करते हैं गेट डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं। क्या नाम था वो मुझे याद नहीं, गेट गेट डिप्लॉयमेंट्स और यहाँ पर माई एनजिनक्स है। तो यहाँ पर kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट्स नहीं, डिप्लॉयमेंट माई एनजिनक्स, यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर हम लोग का डिप्लॉयमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, kubectl सर्विस को भी डिलीट करना पड़ेगा। सर्विस डिलीट करने से हमारा लोड बैलेंसर भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्विस kubectl डिलीट सर्विस और उसके बाद हमारा माई एनजिनक्स एसवीसी है। तो माई एनजिनक्स एसवीसी, ओ माय गॉड, एसवीसी, यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर हम लोग का जो सर्विस है वो भी डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिजिटल ओशन के अंदर आकर के। तो यहाँ पर हम लोग का जो लोड बैलेंसर दिखा रहा था, देखिए यहाँ पर ये रिमूव भी हो चुका है। तो लोड बैलेंसर हम लोग का हट चुका है। अब मैं यहाँ पर पॉड्स दिखा देता हूँ, जो 4 पॉड्स था वो प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर kubectl गेट पॉड्स, तो यहाँ पर आप लोगों ने डिप्लॉयमेंट डिलीट कर दिया, इसका मतलब सारा पॉड्स वगैरह हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई पॉड प्रेजेंट नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे और डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही डिस्ट्रॉय पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इस तरह का पेज देखने को मिल रहा है। इसके यहाँ पर डिस्ट्रॉय का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये जो नाम है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुली। और वापस से अभी रुक जाइए, यहाँ पर कोडिंग प्रोजेक्ट्स जो है हमारा उसके अंदर वापस से हम लोग आएंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग का ये जो तीनों सर्वर था वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला। तो तीनों सर्वर को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर डिस्ट्रॉय दिस ड्रॉपलेट, उसी तरीके से हम लोग को तीनों को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पर 2 और बच गया और उस दोनों को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
और यहाँ पर बचा एक, इसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पूरा रिसोर्सेज क्लीन हो चुका है, यानी कि अब एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, जितना देर आप लोगों ने यूज़ किया था उसका मनी जो लगना होगा वो यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो को बस इतना, मिलता है इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।